Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया वायरल हलचल का। सबसे पहले बात राजस्थान के अंता उपचुनाव की, जहां चुनाव में हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने काशी जाकर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उनको गांव-गांव में जाकर यात्रा निकालने और गौ माता की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। जो बन गया वो अपना काम करेगा और उसको क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन हमने इनसे कहा है कि आपने अपनी विधानसभा के लोगों से जो वादा किया है, 50,000 से ज्यादा लोगों ने आपको समर्थन दे करके जो सहयोग किया है, उसके लिए उनकी सेवा करने का आपका अभी भी धर्म बनता है। इसलिए आप फिर से विधानसभा में जाइए, एक धन्यवाद यात्रा कीजिए कि आपका धन्यवाद किया, और फिर से उनसे पूछिए कि अभी तक तो मैं जीतता तो आप ये कुछ करते हैं, लेकिन अब मैं हार गया हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मेरा हृदय जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अपनी धन्यवाद यात्रा के माध्यम से आपसे ये आपका हृदय भी जानेंगे कि आप इनसे अब क्या चाहते हैं, क्योंकि ये अभी भी आपकी सेवा करने के लिए संबद्ध हैं। और हमने इनको कहा है कि गौ माता के संदर्भ में आपने जो वचन दिया था उसको निभाइए और वहाँ के किसानों को और वहाँ की धर्मप्राण जनता को गौ माता के कष्टों को देख करके जो दुख हो रहा है उसको दूर करिए। इन्होंने कहा है कि मैं अध्ययन करूंगा, अध्ययन करके एक योजना बना करके उस बारे में भी कार्य करूंगा। अंता बाई इलेक्शन को लेकर पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आरोप लगाए हैं। अशोक चांदना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि निर्दलीय नरेश मीणा दरअसल सीएम के कैंडिडेट थे और सीएम ने वसुंधरा राजे के साथ धोखा किया। वसुंधरा जी के साथ तो सीएम साहब ने धोखा दिया है। सीएम साहब का कैंडिडेट नरेश था और फंडिंग भी उन्होंने करी और बहुत सारे बीजेपी के वोट भी उन्होंने जो है नरेश को डलवाए। ये तो आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आपके बिल्कुल सबके सामने बोल रहा हूँ कि उनको लगा कि ये जीत सकता है तो उन्होंने बीजेपी के वोट डाइवर्ट कराए और नरेश को दिलवाए और इसी वजह से बीजेपी का ये हाल हुआ है। और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे अपने भाई तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रही हैं और साथ ही संजय यादव और रमीज का नाम ले रही हैं। वे कह रही हैं कि उनको घर से निकाला गया है और चप्पल उठाकर मारा तक गया है। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। रोहिणी आचार्य के पॉलिटिक्स छोड़ने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना परिवार माना है। चिराग ने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि यादव परिवार में चल रहा पारिवारिक विवाद जल्दी सुलझे। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं
कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में महापौर के सामने एक युवक ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों की पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है, जिसमें एक युवक मेयर के पास शिकायत लेकर पहुंचा। मेयर ने सबूत मांगे तो युवक ने मोबाइल से भ्रष्टाचारी अधिकारी को कॉल लगाकर स्पीकर ऑन कर दिया और उससे बातें करने लगा। इस दौरान अधिकारी ने पैसे मांगे और पूरा मामला उजागर हो गया। मुरैना में भ्रष्टाचार का एक अनोखा लाइव शो देखने को मिला। एक युवक जब अपने मकान का नक्शा पास कराने में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लेकर महापौर शारदा सोलंकी के पास पहुंचा, तो महापौर ने सीधा सवाल कर दिया, मैं कैसे मान लूं कि यह सच है? बस फिर क्या था, युवक ने वहीं खड़े खड़े लाउडस्पीकर ऑन किया और रिश्वतखोरी की पूरी स्टोरी लाइव सुना दी। कौन कौन पैसे मांग रहा है, कितने पैसे मांग रहा है, सब कुछ महापौर के सामने खुद ऑडियो में बजा दिया। मेरा ठीक है, अब अपन को क्या करना है? आप तो देने 3,000 रुपए, PDF बना के डाल दो मेरे पास, मैं दे देता हूँ। 3,000 फोन पे कर दो। 3,000 फोन पे कर दूंगा ना। इसके बाद सारा काम आप देख लो, वो कितने कितने और लगे हैं वो और बता दो। वो मैंने आपको बता दी तो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे? नहीं होंगे। और 4,000 किसको देने हैं? उर्दू वाले को। उनका नाम क्या है? वो भानु तोमर। भानु तोमर। तो 4,000 उनके जाएंगे, के शर्मा जी के 10,000 जाएंगे। 1000 बिल्डिंग कलर। उनका नाम क्या है? वो अजय परिहार है शायद। अजय परिहार। तो ऐसे 15-17 हजार का जाएंगे। हाँ। ये सरकारी खर्चे के अलावा लेंगे? सरकारी रसीद जो आएगी वो आपको भरनी है। सरकारी रसीद में अलग भरूंगा, ये रिश्वत के जाएंगे 18,000। ठीक, अब बताओ किसको लगाना है सर? आप बताओ। Negotiating with lawmakers, and I've had personal talks with some Democrats. I can't tell you who they are. I just don't want to do that. It's not fair to them. About paying large amounts of dollars back to the people. You know, this was my idea. It came up during that. You know, oftentimes in under times of stress, like the shutdown, you come up with great ideas. We're negotiating with lawmakers, and I've had personal talks with some Democrats. I can't tell you who they are. I just don't want to do that. It's not fair to them. About paying large amounts of dollars back to the people. You know, this was my idea. It came up during that. You know, oftentimes in under times of stress, like the shutdown, you come up with great ideas that you wouldn't have thought of before. The insurance companies are making a fortune. Their stock is up over 1,000% over a short period of time. They are taking in hundreds of billions of dollars, and they're not really putting it back, certainly not like they should. So when I see this, and when I've seen this over the last pretty short period of time, I said, why do we just pay this money directly to the people of our country and let them buy their own health insurance? And you know, I made that statement, and I made it a little bit cavalierly, but it sounded good, and everybody has picked it up, including Democrats. And I am talking to some Democrats right now about doing that. People love it. We're going to take the money, well, if it gets approved, we're going to take the money, we're going to pay it back to the people of our country to go out and buy health insurance. Now, they can put it in a health account. We can do it a lot of different ways. But they buy their own health insurance. They can negotiate price. And it's going to be locked, so they can't go out and buy a Cadillac. They can go out and buy health insurance. ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.